नमस्कार दोस्तों। काफी दिनों से यह चर्चा थी, या यूं कहें भारत जोड़ो यात्रा के कुछ दिनों के बाद से, कि राहुल गांधी एक यात्रा और करेंगे, पूरब से शुरू करेंगे। तो आज उस यात्रा का ऐलान हो गया है। आज कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 14 जनवरी से राहुल गांधी 6200 किलोमीटर की एक यात्रा शुरू करेंगे, जिसका नाम पिछली बार जैसे भारत जोड़ो यात्रा था, इस बार नाम रखा गया भारत न्याय यात्रा, जो मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में यात्रा खत्म होगी। 14 राज्य, 85 जिले, और इन राज्यों और जिलों से होकर राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस के जो लोग होंगे गुजरेंगे। बसों से भी चलेंगे, पैदल भी चलेंगे। मणिपुर से होते हुए नागालैंड, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी और राजस्थान होते हुए मुंबई पहुंचकर यह यात्रा खत्म होगी। यात्रा जब खत्म होगी 20 मार्च को, तब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका होगा। कहें तो चुनावी बिगुल बज चुका होगा और बड़ी बड़ी सभाएं, रैलियां और मैनिफेस्टो सब चीज हो सकता है जारी हो चुका होगा और चुनाव मैदान में सारे दिग्गज कूद चुके होंगे। क्योंकि अभी तक अगर माने जो तय वक्त पर होता है तो अप्रैल के पहले हफ्ते से चुनाव शुरू होगा और मई के आखिरी हफ्ते तक सरकार बन जाएगी। तो राहुल गांधी एक बार एक लंबी यात्रा कर चुके हैं, 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी। अब ये दूसरी यात्रा जो मणिपुर से शुरू हो रही है। मणिपुर कई मायनों में अहम है। जिस मणिपुर का नाम लेने से प्रधानमंत्री मोदी महीनों तक बचते रहे, मणिपुर में जबरदस्त हिंसा के बाद नाम लेना तो दूर, प्रधानमंत्री जाना तो दूर, माफ करें, नाम लेने से बचते रहे। उस मणिपुर से ही राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत करने का फैसला क्यों किया? इस यात्रा से राहुल गांधी को क्या हासिल होगा? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जिन राज्यों से होकर भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, चाहे राजस्थान हो चाहे एमपी, वहां कांग्रेस बुरी तरह से हारी। तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी एक बार फिर 6200 किलोमीटर की यात्रा करके क्या हासिल कर पाएंगे? क्या ये यात्रा कांग्रेस को चुनावी जीत की दिशा में कोई मदद कर पाएगी? क्या इस यात्रा से, अगर पिछली यात्रा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर कांग्रेस को चुनावी नजरिए से बहुत कामयाबी नहीं मिली बल्कि कहें नाकामी मिली, तो इस यात्रा से ऐसा क्या कुछ मिल जाएगा? क्या मकसद है? बहुत कुछ कहा गया आज कांग्रेस की तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से कहा गया आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए राहुल गांधी ये यात्रा करेंगे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा का क्या मकसद है। और चूंकि साल बीत रहा है, नया साल आ रहा है, बीते साल में कांग्रेस को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, हालांकि कर्नाटक में बड़ी जीत भी हुई, लेकिन नया साल और नए साल की चुनौतियां और उसके बाद नए साल में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, तो बहुत सारे सवाल हैं कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं गुरदीप सिंह सप्पल। इन्हें आप अलग अलग वक्त में तस्वीरों में देखते होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार हैं, सीडब्ल्यूसी के परमानेंट इनवाइटी हैं, और लगातार जो कांग्रेस की रणनीतिक बैठकें होती है जिसमें टिकट वितरण से लेकर हार का विश्लेषण होता है, उसमें भी गुरदीप सप्पल होते हैं। कल भी 3 राज्यों की बैठकें थी, उसमें भी सप्पल साहब थे। आज भी आंध्रा की बैठक थी, उसकी भी तस्वीरें मैंने देखी, सप्पल साहब उसमें बैठे थे और जैसे सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स होते हैं। तो गुरदीप सप्पल राजनीतिक तौर पर और रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत अंदरूनी तौर पर जानकार भी है, इसलिए मैंने सोचा उनसे बात की जाए। तो सप्पल साहब, पहली तो बात यही कि बहुत दिन होते होते, महीनों से बात थी कि कोई यात्रा शुरू होगी, अब उस यात्रा की तारीख आ गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यात्रा ऐसे वक्त में खत्म होगी जब चुनाव सिर पर होगा। और पिछली यात्रा का चुनावी हासिल देखें, ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत कुछ ऐसा है नहीं कि लगे कि इस यात्रा से बहुत कुछ बदलेगा। कैसे देखते हैं, क्या मकसद है, क्या हासिल होगा? शुक्रिया अजीत जी। पहले तो ये निष्कर्ष निकालना गलत है कि पिछली यात्रा का कोई हासिल नहीं हुआ। देखिए, हम लोग तेलंगाना जीते, भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा, हैदराबाद में कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीटें जीती, तो उसी को लेके बहुत हंगामा इस देश के अंदर का कि हम महान काम कर दिए। तो हम तेलंगाना जैसा स्टेट, जहाँ पे हम बिल्कुल 2-3% वोट में थे जनवरी पे, उसको जीतना और उसको यात्रा से अलग करके देखना उचित नहीं है। जो राज्य हम हारे भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पे पिछली बार की बनस्पत हमारा 1% वोट कम नहीं हुआ। हर वो व्यक्ति ये माना जा सकता है जिसने हमको वोट दिया था, उसने हमको दोबारा वोट दिया। हाँ, हम हारे क्योंकि हमको और जो चीजें करनी चाहिए थी
हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये कहना कि 40% लोग अगर इन राज्यों में कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, 40% के करीब वोट है, और ये 40% लोग कांग्रेस की फिलॉसफी से या संविधान की फिलॉसफी से जुड़े हुए नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो उम्मीद से देख रहे हैं कि आरएसएस की फिलॉसफी के अगेंस्ट एक चुनौती तैयार की जाए। देखिए सर, हार जीत का इसी तौर पर विश्लेषण होता है कि जीता कौन, जो जीता वही सिकंदर। एमपी में तो 8-9% का फासला रह गया। 160 सीट का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खुद बीजेपी नेता भी नहीं 160 पार मानते थे। लेकिन हम बीते चुनाव पर बहुत ज्यादा बात करने की बजाय थोड़ा आगे चलते हैं कि मैंने अब मान लिया आपकी बात, चलिए हार हुई ये सामने है, छत्तीसगढ़ से बेदखल हुए सामने है, राजस्थान से बेदखल हुए सामने है, एमपी में जबरदस्त जीत कांग्रेस को, माफ करें बीजेपी को मिली वो सामने। लेकिन हम आगे की बात करते हुए इस यात्रा का मकसद समझना चाहता हूं पहले आपसे कि 6200 किलोमीटर की यात्रा मणिपुर से शुरू करके आपको क्या लगता है कि इससे क्या हो पाएगा? अजीत जी, हार जीत के दायरे में अब राजनीति का जो हम विश्लेषण करते हैं वो काफी नहीं होता है। उसका कारण ये होता है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पे सारी संस्थाएं काम करती हैं, जहाँ पे फेयर लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता है, वहां पे होता है। हम जिस व्यवस्था में जूझ रहे हैं, और वो आप भी जानते हैं, वो अनफेयर है, वो अनइवन है। आज हम जो भी बात करते हैं, आप खुद आज एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सफलतापूर्वक चलाते हैं, लेकिन क्यों चलाते हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वो बात करता ही नहीं है, अखबार वो बात करता ही नहीं है। तो जब मीडिया बात नहीं करता है इस देश के अंदर, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज जो वोटर फैसला लेता है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि उसको सूचना पहुंचे, उस सूचना के आधार पे वो अपना सही गलत का या अपने निर्णय का फैसला करता है। अब वो सूचना पे कंट्रोल है। जब सूचना में कंट्रोल है तो ऑप्शन क्या है कांग्रेस पार्टी के पास या किसी के पास भी? वो सीधे लोगों तक जाने का है। आपको वो तमाम जो संस्थाएं जिन पे की कब्जा हो गया है, जो विपक्ष की बात नहीं करते हैं, जो लोगों की बात नहीं करते हैं, जो समस्याओं की बात नहीं करता है, उस पे शिकायत करने का वक्त चला गया, क्योंकि वो तो साथ नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, वो इस मायने में जरूरी है कि सीधा लोगों के पास जाकर अपनी बात कही जाए। हमने जब पिछली यात्रा की थी राहुल गांधी जी ने, तो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, लेकिन उसको मीडिया ने नहीं दिखाया। आमतौर पे इतनी बड़ी यात्रा की जो कवरेज होनी चाहिए थी वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं की, लेकिन उसका संदेश जरूर पहुंच गया पूरे देश के अंदर। और काफी साल के बाद खुलकर ये बात कही जा सकी कि आरएसएस की नफरत के खिलाफ एक दूसरी फिलॉसफी भी है इस देश में, राजनीतिक आइडियोलॉजी, जो हम लोगों तक ले जा रहे हैं। तो ये सफलता थी। आज हम इसके दूसरे फेज में चले गए हैं। आने वाला चुनाव जिन मुद्दों के ऊपर होना है, वो मुद्दे अन्याय के मुद्दे हैं, क्योंकि अन्याय कई स्तर पर हो रहा है। अन्याय सामाजिक भी हो रहा है, और इस बात को एक्सप्लेन करने की आपके दर्शकों को जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दर्शक इन चीजों से काफी अवगत हैं, सेंसिटिव हैं इन मुद्दों के प्रति। अन्याय आर्थिक भी हो रहा है इस देश के अंदर आज की तारीख में। तमाम आप देश भर में देखिए, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे संपत्तियों को कुछ लोगों के हाथ में देने का मुद्दा हो, जो कुछ देश ने बनाया है उसको निजीकरण करने का मुद्दा आज हो रखा है। और राजनीतिक तीनों अन्याय आज हमारे सामने हैं, और आने वाला चुनाव इस अन्याय के खिलाफ एक है कि एक फिलॉसफी है आरएसएस की, जिसकी फिलॉसफी के चलते ये अन्याय हो रहा है, और एक फिलॉसफी है संविधान की जो कांग्रेस की फिलॉसफी से निकला है, उसमें इसमें न्याय की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो न्याय की बात करने जा रहे हैं, जैसे आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तो न्याय की बात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में या राहुल गांधी भाषण में करते हैं। मैंने ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मणिपुर से नागालैंड, मेघालय या बंगाल या बिहार या झारखंड या उड़ीसा, जहां से भी आप गुजर रहे हैं, चाहे कुछ दूर पैदल चलें, बस से चले, मैं इसके राजनीतिक निहितार्थ समझना चाहता हूं। देखिए, पिछली बार भी जब हम भारत जोड़ो यात्रा पर बात करते थे तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर कहते थे इसको आप चुनाव के नतीजों से मत जोड़िए, हम ये नफरत की के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। लेकिन ये तो सच है ना सप्पल साहब कि आखिर चुनाव के नतीजे मायने रखते हैं, और उस नतीजों से उसको जोड़ा ही जाएगा कि आखिर 11 करोड़ अगर वोटर कांग्रेस के हैं तो कितने जुड़े उस भारत जोड़ो यात्रा से। लेकिन चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि आप जिन राज्यों से गुजर रहे हैं वो राज्य बहुत अहम है। जैसे अब बंगाल और बिहार में
तो चलिए, बंगाल में इंडिया गठबंधन की घटक दल की सरकार है, बिहार में भी घटक दल की सरकार है, झारखंड में भी है, लेकिन फिर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, एमपी है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि राजनीतिक तौर पर इन राज्यों से गुजरते हुए इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को क्या लगता है हासिल होगा 2024 के बरस? अजीत जी, हमारे कुछ लोगों ने भले ही बोला हो इसको राजनीतिक नजर से मत देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अंततः राजनीतिक हार जीत ही तय करती है कि आपका अभियान सफल हुआ या नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव सामने है। अगर हम पश्चिम बंगाल के अंदर, अगर हम झारखंड के अंदर, अगर हम बिहार के अंदर, अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अगर हम सीटें नहीं जीतते हैं, और ये वो स्टेट हैं जहां पे बंगाल को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी सीटें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लगभग सभी सीटें, या उसके जो पुराने गठबंधन साथी हैं शिवसेना के पास हैं। तो अगर इन सीटों को नहीं जीता जाएगा तो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बेदखल नहीं हो सकती है। ये प्राइमरी शर्त है कि इन राज्यों के अंदर जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया अलायंस, वो कुछ कुछ सीटें हर स्टेट में जीतता चले। और कुछ स्टेट जहां पे हमारी मजबूती है, जैसे महाराष्ट्र, जैसे बिहार, जैसे बंगाल, जैसे झारखंड, और मैं छत्तीसगढ़ को इसमें जोड़ता हूं, वहां पे हमें अधिक से अधिक सीटें जीतनी पड़ेंगी, क्योंकि वही एक गारंटी है कि इस चुनाव में जो हम बात कह रहे हैं, आज हम अगर न्याय की बात करें तो न्याय की जो डिलीवरी है वो तो सत्ता में आने के बाद ही हो सकती है। तो सत्ता से, सत्ता की संघर्ष से इसको अलग करके हम नहीं देख रहे हैं। तो सवाल ये है सप्पल साहब कि 4 बैठकें हो चुकी इंडिया गठबंधन की, और अलग अलग जगह पर बैठक हुई, और अभी आखिरी बैठक में कुछ अहम बातें कही गई दिल्ली की बैठक में, जिसमें अहम बातें क्या हर बैठक में अहम हुई, लेकिन हुआ कि सीट शेयरिंग को लेकर हम कुछ जल्द से जल्द फैसला करेंगे। तो मैं समझना चाहता हूं, चूंकि आप बैठकों में होते हैं, सबकी नजर इस पर है कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कांग्रेस और बाकी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनमें कोई ऐसी सहमति बन जाएगी, जो दावा या खबरें आ रही है कि 400 सीट पर 1 to 1 होगा, या अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए कांग्रेस अपनी कुछ सीटें छोड़ेगी, जिन सीटों पर परंपरागत तौर पर कांग्रेस लड़ती रही है, हारती भी रही है। तो क्या इस पर कोई सहमति बनी, या बनने की मियाद कब तक है, क्योंकि चुनाव तो अब सिर पर है? अजीत जी, पिछली मीटिंग जो दिल्ली में हुई थी उसमें इस बात पे चर्चा हुई थी, और उसके अंदर ये तय किया गया था कि अब जनवरी के पहले 15 दिन के अंदर, तय तो नहीं हुआ था लेकिन ये बात संकेतों में कही गई थी, इसको कर लिया जाए। कांग्रेस की ओर से एक अलायंस कमेटी बनी है, उसने अपनी पहली बैठक कर ली। आज, कल और परसों 3 दिन तक, नहीं कल परसों नरसों 3 दिन तक 11 राज्यों की लीडरशिप कांग्रेस की इस कमेटी से मिल रही है। हम 31 तारीख तक अपना मन बना लेंगे कि हमको अलायंस के अंदर किस राज्य में क्या सीटों की हमको डिमांड करनी है। लेकिन अगर आप देखें तो 400 सीट की आप बात कर रहे हैं, बंगाल हो या झारखंड हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो, मुख्य तौर पर ये 4 एक कैटेगरी के अंदर आते हैं जहां पे कि अलायंस की सीट शेयरिंग की बात होनी है। यहाँ पे आप मान के चलिए कि 80-85% सीटों पे कोई मतभेद नहीं है कि उससे कौन लड़ेगा। जो 15-1% सीटें बचती हैं उसके ऊपर बातचीत होनी है। दूसरी कैटेगरी आती है उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली और पंजाब के अंदर। तो इस कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पे थोड़ी कठिनाई है, उसको हम अलग से बात करने जा रहे हैं कि इन 3 राज्यों के अंदर अलायंस का क्या स्वरूप होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो पहली बार कई साल के बाद 22 तारीख को सभी जिला हेडक्वार्टर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया था जो सस्पेंशन के विरोध में। तो ऐसा नहीं है कि ये जमीन पे नहीं उतर रहा है, उतारने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बात सच है कि जनवरी के पहले फोर्टनाइट, हम 15 जनवरी टेंटेटिवली कह सकता हूं, तक सीट शेयरिंग लार्जली हम तय कर चुके होंगे। और इसके लिए लगातार पर्दे के पीछे भी बातें चल रही हैं, और कांग्रेस विधिवत रूप से अपना जो हमारा सिस्टम है उसके तहत भी बातें करके 1 जनवरी तक हम अपना मन बना लेंगे कि हमने क्या बातचीत करनी है। ये बताइए कि जैसे कांग्रेस की बात जब भी होती है, जो आंकड़े हैं कि अगर बीते 4 चुनाव की ही बात करेंगे तो 2004 से लेकर 2019 तक कांग्रेस 2004 में न्यूनतम 400 पर लड़ी, लेकिन 2019 में 421 लड़ी, ये अलग बात है, 52 जीती। 464 लड़ी 2014 में, सिर्फ 44 जीती। तो
ये जितना कैलकुलेशन आ रहा है, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे क्षेत्रीय दलों से बात करके कुछ लोग जो रिपोर्टर्स लिख रहे हो, कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस को 250 के आसपास सीटों पर ही लड़ना होगा, अधिकतम 240 हो, 45 हो। क्या अब जैसा कह रहे हैं कि 11 राज्यों के जो अध्यक्ष हैं या जो वहां की फंक्शन पदाधिकारी हैं, उन सबके साथ बैठक हो रही है, क्या इस पर खुले दिमाग से कांग्रेस थोड़ा मतलब उदारता दिखाते दिखाते हुए 150 पौने 200 सीटें कम पर लड़ने की मनदशा में आ रही है या मन बना रही है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि 150 पौने 200 का आंकड़ा कैलकुलेट कैसे किया आपने। इसको दूसरी तरह से देखने की जरूरत है। बंगाल की सीटें आप हैं अलग लेवल पे और उत्तर प्रदेश की अलग लेवल पे। ये दो ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पे लगभग 125 सीट हो जाती है। इन 125 में कांग्रेस पार्टी कमजोर है। अगर आप इसको अलग रख दीजिए तो बाकी जितने भी राज्य हैं उस पे कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। इस पे किसी को विरोध भी नहीं है। कहां की बात कर रहे हैं? मतलब मैं बंगाल और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं जहां की 125 सीट होती हैं। इन 125 को आप अलग कर दीजिए तो बची 400 सीट। 400 सीट में कहीं पे भी यह विरोध नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किन किन सीटों पे लड़ेगी, क्योंकि कर्नाटक में हम अपने दम पे लड़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 90% सीटें अपने कोई एक दो अलायंस वाले मांगेंगे, वरना मांगेंगे नहीं। राजस्थान में हम अपने दम पे लड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अलायंस काफी हद तक हम लोग अंदर खाने बात कर चुके हैं, तो वहां पे निश्चित तौर पे जितनी हमने पिछली बार सीटें लड़ी थी, अब चूंकि 3 पार्टियां हैं तो हम कम पे लड़ेंगे। इसी तरह से जो उड़ीसा है वहां पे अलायंस नहीं होना है, क्योंकि बीजू जनता दल वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। आंध्रा में अलायंस नहीं होना है, तेलंगाना में अलायंस नहीं होना है, मध्य प्रदेश में अलायंस नहीं होना है, छत्तीसगढ़ में अलायंस नहीं होना है, उत्तराखंड में, हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में अलायंस नहीं होना है। बाकी जो स्टेट बचते हैं, बहुत कम स्टेट बचते हैं, और इसमें किसी भी इंडिया अलायंस पार्टी को इस पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, क्योंकि वो सिंबॉलिक इन स्टेट में अपना चाह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन कि एमपी में एक सीट दे दीजिए किसी को, या कर्नाटक में कोई एक सीट मांग ले, लेकिन लार्जली इस पे कोई मतभेद नहीं है। तो जिस दिन अभी जनवरी के शुरुआत में हम यूपी की बात साफ कर लेंगे, और जिस दिन हम बंगाल की बात साफ कर लेंगे और बिहार का हमारा अलायंस फाइनल हो जाएगा, तो तमाम ये जितने सवाल हैं इस पे चुप्पी हो जाएगी। लोग इस नजर से नहीं देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि हाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन ले दे के हर स्टेट में 2-3 सीट के सवाल पे बात अटकती है, इसके अलावा बात अटकने वाली नहीं है। ये समझने मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो लोगों से बातचीत हो रही है नेताओं से, दूसरी पार्टियों के, उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं बात। नहीं, जाहिर है, चूंकि आप बैठकों में होते हैं इसलिए हमने सोचा कि आपसे बात की जाए, क्योंकि सबकी अब दिलचस्पी यही है कि होगा क्या जनवरी तक। जो आप सीट शेयरिंग की आप लोगों ने बात की थी पिछली बैठक में, अब बात आती है जैसे 1 to 1 की बात हो रही, हम राज्यवार थोड़ी बात करते आगे, कि ऐसे भी जिन राज्यों के आपने नाम लिए जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्टली है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, हिमाचल हो, तो यहां तो पहले से ही कांग्रेस और बीजेपी 1 to 1 है। अब यहां पेच ये होगा, 150 के आसपास 140 सीटें जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, 136 38 जो भी होगी, अब यहां पर तो पहले भी 1 to 1 होके बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले जबरदस्त कामयाबी हासिल करती रही है। तो 1 to 1 में 2019 और 24 में आते आते वहां कोई ऐड तो हो नहीं रहा। यही मैं बात कह रहा था, ये जितने भी राज्य हैं यहाँ पे लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। बिल्कुल। और अगर इन राज्यों में हर एक में हम कुछ कुछ सीटें नहीं जीतते हैं तो नंबर बनेगा ही नहीं। नंबर बनने की पहली शर्त यह है कि हम इस काम को कर रहे हैं कि हमने कुछ फोकस सीट्स आइडेंटिफाई की है, हमने पहचान की है उन सीटों को जहां पे हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं, जहां पे कि जमीन की जो कॉम्बिनेशन है अलग अलग समुदायों का वो फेवरेबल है कहीं पे, क्योंकि ये जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत हद तक पोलराइज चुनाव तो है, लेकिन वो अमीर गरीब का चुनाव भी है। तो इस काम को हमने पहले किया है, ये जिसको कहते हैं टेबल पे बैठ के काम करना, कि इनमें से कौन कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी से जीती जा सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक पूरी लहर इस देश के अंदर ऐसी आने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का इन राज्यों में जो वोट है वो 40% से कहीं 58% तक है।
तो जिस सीट पे 58% वोट होता है उस सीट पे आप चुनौती को अलग ढंग से देखते हैं। जहां पे उनका 40% 40% वोट है वहां की चुनौती को हम अलग ढंग से देख रहे हैं। तो ये जो तैयारी है, ये तैयारी केवल नारे के दम पे या कैंपेन के दम पे नहीं होने वाली है। ये तैयारी इस रूप में भी है जो हमने तेलंगाना में किया, जो हमने कर्नाटक में किया, कि कांग्रेस पार्टी का वोट है। देखिए इन सभी राज्यों में लगभग 40% वोट कांग्रेस पार्टी का है। बाकी 3 से 4% वोट, 5% वोट हमको कहां से लाना है, वही इस चुनाव की चाबी होने जा रही है। और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस पे हमारा काम चल रहा है। और ये यकीन मानिए कि इन सभी राज्यों में ऐसा कोई, देखिए आज की तारीख में आप हरियाणा की बात कीजिए तो ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि बीजेपी 19 वाली स्थिति में है। आज की तारीख में अगर आप उत्तराखंड की बात कीजिए, 5 सीट बीजेपी की थी, हम जीत सकते हैं कुछ सीटें। आज की तारीख में दिल्ली में अलायंस होता है तो सीटें कुछ जीती जाएंगी। आज की तारीख के अंदर महाराष्ट्र के अंदर अलायंस होगा तो स्वीप की जाएंगी। आज की तारीख में बिहार में अलायंस होगा तो स्वीप की जाएगी। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कुछ सीटें हमको बढ़ानी पड़ेंगी, जहां एक ही सीट थी। छत्तीसगढ़ में जहां एक जीते थे हमको बढ़ानी पड़ेंगी। तो हर राज्य में हम उन सीटों को चुनाव कर रहे हैं, उन सीटों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और उन सीटों के ऊपर लड़ाई को अलग ढंग से लड़ा जाएगा। और इसीलिए पब्लिक की तरफ भी जा रहे हैं, इसीलिए अलायंस की तरफ भी बात कर रहे हैं और सारे रिसोर्सेज को भी उन सीटों पर लगाने की बात कर रहे हैं। गुरदीप जी, ये इसलिए बार बार सवाल उठता है ना कि जब 2018 में इन राज्यों में बीजेपी हार गई थी, कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। हालांकि उसका तर्क तुरंत बालाकोट और एयर स्ट्राइक हो जाएगा, पुलवामा हो जाएगा, लेकिन जब हार गई थी बीजेपी तब उसका 99% स्ट्राइक रेट था। एमपी में सीट पे छिंदवाड़ा जीत पाए, राजस्थान में 25 की 25 जीत गई, छत्तीसगढ़ में 11 में 9, मतलब 65 में 62 सीटें बीजेपी जीत गई। तो इस बार जहां बीजेपी 163 सीट के साथ एमपी में आ गई, जहां छत्तीसगढ़ में लोगों को उम्मीद नहीं थी तब भी बीजेपी आ गई, राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता झटक ली, तो फिर क्या कैलकुलेशन आपका है कि आपको लगता है उन राज्यों में जहां 1-1 है, क्योंकि यह सवाल तो गठबंधन के घटक दलों की तरफ से होगा और आपने माना भी कि सिर्फ उससे नहीं होगा कि कहां आप 1-1 कर लें और बाकी 3 दल अपनी दावेदारी छोड़ दें या क्षेत्रीय दल के सामने कांग्रेस दावेदारी छोड़ दे। सवाल यह है कि जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है वहां कांग्रेस कैसे झटकती है, जो आपका भी रहे। तो ऐसा क्या दिख रहा है अगले 3 महीने में कि एक मिरेकल हो जाएगा? अजीत जी देखिए, जहां मैं फिर ऐड करूं, जहां मोदी का चेहरा है, जहां राम मंदिर की तैयारी है 22 तारीख को, और आप लोगों को भी न्योता दिया गया है कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर सबको, और जहां अगले 1 महीने 1.5 महीने तक, जनवरी से फरवरी तक देश को राममय बनाने के लिए सारे चैनल, पूरा मीडिया, सब कुछ, सब चाहेंगे कि हर आदमी राम भक्त हो जाए और मोदी जी को राम का सिर्फ अवतार मान ले। तो वैसी स्थिति में उस चुनौती का सामना आप कैसे करेंगे, कांग्रेस कैसे करेगी? अजीत जी, एक जो सच है कि इन राज्यों में हार के बाद एक जनरल निराशा लोग महसूस कर रहे हैं, जो मोदी जी से लड़ना चाह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाह रहे थे। पहले इस सच्चाई को हम स्वीकार करेंगे, उसके बाद अगली बात कर सकते हैं। लेकिन ये इस सच्चाई के आगे एक सच्चाई और है। वो सच्चाई ये है कि इस देश में आज एक वर्टिकल डिवाइड है। जो पिछले 9 साल में पोलराइज हुआ, उसको शायद राम मंदिर के नाम पे या किसी और नाम पे या नेशनल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी फिर से पोलराइज करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक वर्ग, और मैं फिर से कहता हूं, वो करीब वोटर का 35 से 40% के बीच में हर स्टेट में आता है, वो है जो 9 साल में पोलराइज नहीं हुआ। अब वो किसी कीमत में पोलराइज नहीं होने वाला है। जो वोटर आज भी आरएसएस की फिलॉसफी से या कम्युनल फिलॉसफी से या किसी भी इश्यू के ऊपर पोलराइज नहीं हुआ है, वो पोलराइज नहीं होने वाला है। तो वो एक आधार इन सभी राज्यों में 35 से 40% का है। जो बीच का वोटर है, जो कि इनकी पॉलिसीज का मारा हुआ है, बीच का वोटर है, जो कि गरीब वोटर है, बीच का वोटर है, जो कहीं पे कास्ट कन्फिगरेशन का वोटर है, उसको पहुंचने की, उस तक पहुंचने की बात है, उसको वोटिंग बूथ तक लाने की बात है। लड़ाई मुश्किल है, हम जानते हैं कि संस्थाएं काम नहीं करती हैं, हम जानते हैं हम जो इश्यू तो उठाते हैं वो जनता तक पहुंचते नहीं है, हम जानते हैं कि हमारी बात मीडिया दिखाता नहीं है, हम जानते हैं जो भी नेता एक चुनौती प्रस्तुत करता है उसके ऊपर एजेंसीज लग जाती हैं। जहां पे भी अगर कोई सपोर्ट करना जाता है पैसे से विपक्षी दलों को, उनके ऊपर लग जाता है। यहां तक कि घर परिवारों के अंदर भी अगर कोई
मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलता है, उसको भी विरोध झेलना पड़ता है, अपने परिवार के अंदर भी। जो जो एक पूरा माहौल देश का बन गया है, उस माहौल के अंदर भी 35 से 40% इन सभी स्टेट के अंदर, हर सीट के अंदर वोटर वो है जो आज पोलराइज नहीं हुआ है। उसके साथ 4-5% अगर वो वोटर जुड़ता है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश अब मीडिया के सहारे नहीं हो सकती, ये डोर टू डोर हो सकती है। ये कोशिश सीधे लोगों तक पहुंचकर उनके घर पर, अगर हम तेलंगाना में, लेकिन ये बताइए, अगर हम नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूं, अगर हम तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल जीते, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हमारी, हमने जो अपना विश्लेषण किया है, हम लगभग हर घर तक हमारे वर्कर पहुंचे थे। जहां नहीं पहुंचे वहां अतिरिक्त वोट नहीं आया, जहां पहुंचे वहां वोट आया। और यही जो रोड मैप है, वो पिछले 3 चुनाव जो हम हारे और 3 चुनाव जो जीते इस साल, उन 6 चुनाव का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हमको वोटर के घर पे जाके अपनी बात कहनी पड़ेगी, और हम कई सीटों पे इसको प्लान करने जा रहे हैं। लेकिन अब तो वक्त कहाँ है, 3 महीने कुल जमा वक्त है। अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव शुरू हो जाएगा, दिसंबर बीत गया, तो बहुत देर से जगह आप लोग ये सब करने हैं। और मोदी की मशीनरी जो 365 दिन 24 घंटे चुनाव लड़ती है, मुझे याद है 10 मार्च, अगर तारीख से सही याद है, 10 मार्च को यूपी के नतीजे आए और 11 मार्च को मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे थे। यही इस चुनाव के नतीजे के बाद आया। तो जो पार्टी जिसके लीडर्स 24/7 इलेक्शन मोड में होते हैं, कैंपेन मोड में होते हैं, प्रचार करते हैं, मशीनरी है उनके साथ, मीडिया है, पैसा है, सब कुछ है, एजेंसियां आप कहें वो भी है, तो उसके मुकाबले आप एक यात्रा निकालते हैं, बीच में फिर ठंडे पड़ जाते हैं, और वो भी 5 साल के दौरान आपका कुल एक्टिव मोड अगर देखें तो 6 महीने होता है, अब 3 महीने बच गए। तो ये तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि विपक्षी दल उस ताकत की नुमाइश या उस ताकत आजमाइश के साथ मैदान में आती नहीं है। अजीत जी, थोड़ा सा ना आप थोड़ा कटु हुए। अब आपको याद है कि मोदी जी अगले दिन गुजरात पहुंच गए थे, लेकिन अच्छा होता अगर आपको ये याद होता कि कर्नाटक चुनाव के बाद काउंटिंग से पहले हमने तेलंगाना में रैली कर ली थी, प्रियंका गांधी याद है गई थी। मुझे उसे, हाँ। देखिए, लेकिन वो याद नहीं रहता लोगों को। ये नहीं याद रहता है कि हिमाचल के तुरंत बाद विद इन 24 घंटा हमने कर्नाटक की मीटिंग कर ली थी और कर्नाटक का काम शुरू कर दिया था। या अभी जो हम तेलंगाना जीते और बाकी राज्य हारे, तो 1 हफ्ते के अंदर अपना पूरा रिव्यू करके अपनी पूरी मशीनरी को दोबारा से रिवैम्प करने के कर लिया। उस वक्त में जब बीजेपी के अभी भी 2 स्टेट में शायद मंत्रिमंडल नहीं बने हैं, हमारे सब फैसले हो गए, है ना, एक राजस्थान छोड़ दिए, बाकी सब फैसले हो गए। होता क्या है कि उनका जो मीडिया है वो ये दिखाता है कि वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, बीच में रोक रहा हूं, जबकि मैं पूरी बात कर रहा हूँ, है ना, प्लीज। लेकिन हमारे जो एफर्ट्स होते हैं पिछले 1.5 साल में, और मैं आपकी बात को मैं काउंटर नहीं करूंगा, 5 साल की बात नहीं, लेकिन उदयपुर में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से लगातार हम किसी ना किसी इशू पे, चाहे ईडी के खिलाफ रहे हों, चाहे वो भारत जोड़ो की मार्फत रहे हों, चाहे अलग अलग कॉल दी गई हों, हम सड़क पे आते गए। आज कितने लोगों को मीडिया ने बताया कि पूरे असम के अंदर पदयात्रा हुई है, कितने लोगों को आज ये बता रहे हैं कि आज यूपी में पदयात्रा चल रही है, कितनों को पता लगा कि तेलंगाना के अंदर पदयात्रा नंगे पैर, जो अब डिप्टी सीएम बने हैं उन्होंने 44 कॉन्स्टिट्यूएंसी में की थी, 40 जीते हैं, और सीएम जो बने रेवंत रेड्डी, उन्होंने करीब 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी पदयात्रा की थी। ये पिछले 1 साल का हमारा काम है। हमने कई राज्यों में पदयात्राएं, कई राज्यों में डोर टू डोर कर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, इतना बड़ा मुल्क है कि अगर मीडिया नहीं बताएगा, अच्छा मीडिया भी क्या है कि अब अखबार भी छपता है तो ब्लॉक एडिशन आता है, एक ब्लॉक की खबर दूसरे ब्लॉक पे छपती नहीं है। सोशल मीडिया जो है, जो लोग अजीत अंजुम को पसंद नहीं करते, आप जितना मर्जी प्रमोशन कर लीजिए, आपका ये इंटरव्यू या आपके प्रोग्राम उन तक पहुंचते ही नहीं है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया भी आज कंट्रोल्ड है। तो इस कंडीशन में कई बार हमारी कुछ कमियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे, केवल उनको तो भड़काना है ना, उनको तो डिवाइसिव राजनीति करनी है, वो आसान होती है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव काम करने लगते हैं तो थोड़ा उसमें स्पीड अलग रहती है। ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन सफल साहब, मैंने इसलिए कहा कि जून में, अगर मुझे याद है, जून में पहली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, और तीसरी बैठक और चौथी बैठक के बीच 108 दिनों का फासला है। मतलब 3.5 महीने बाद जब 3 राज्यों में बुरी तरह से शिकस्त हुई, तब जगह कि अरे जल्दी जल्दी करना है।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये समानांतर कोशिशें अगर गठबंधन की तरफ से नहीं हुई और नहीं होती रहे, ये क्यों लगेगा इसमें 7 महीने तक किसी अब इसका मैं जवाब दे सकता हूं। मैं एक मिनट सवाल और पूरा कर लूं। मुंबई की बैठक में, मुंबई की बैठक में शायद हुआ है, 11 लोगों की कमेटी बना दी गई, लगा कि बस अब 15 दिन में सब कुछ आ जाएगा। उसके पहले बेंगलुरु में लगा सब हो जाएगा, होते होते अब ये इस बैठक के भी पता नहीं 15 दिन में होता है, 20 दिन में होता है। तो ये लेट लतीफी लगता है कि वो जो एक कहते हैं ना त्वरित सारी चीज की जल्दी से हो, वो एक्शन में नहीं दिखता है। 108 दिन का फासला ये इस बात की तस्दीक करता है। सफल साहब, देखने में तो बहुत लंबा फासला लगेगा ही, लेकिन एक सच ये भी है जो मैं कह सकता हूं आज आधिकारिक रूप से, कि उसके बाद जो रोड मैप तैयार हुआ था कि हम भोपाल में रैली करेंगे या नागपुर में रैली करेंगे, वो एक बार हमारे एक नेता की वजह से और एक हाँ, कमलनाथ की वजह से, दूसरों की वजह, दूसरी पार्टीज की वजह से भी वो रुक गई। और एक बार वो डेट निकल गई तो हमको तो 5 राज्यों के चुनाव लड़ने थे। इन 5 राज्यों पे हमको अपनी पूरी ताकत लगानी थी। इन 5 राज्यों पे हम झारखंड में कुछ समय नहीं दे सकते थे, इन 5 राज्यों के अंदर हम महाराष्ट्र में समय नहीं दे सकते थे या बंगाल में नहीं दे सकते थे ना। उस वक्त हमारे पे क्रिटिसिज्म ये होता कि आप क्या चुनाव और आप झारखंड में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन 5 राज्यों में केवल कांग्रेस ही डायरेक्ट फाइट में थी। और जैसे ही ये चुनाव के नतीजे आए, 3 तारीख को नतीजे आए थे, 1 तारीख को फोन कॉल खड़गे जी की ओर से सभी लीडरों को चले गए थे। 1-2 लीडर रह गए थे क्योंकि उन तक हम पहुंच नहीं पाए थे। क्योंकि 30 तारीख को एग्जिट पोल आ चुका था। नहीं, एग्जिट पोल का भी इसमें इशू नहीं था। मैं आपको ये बताता हूं कि जो पहला कॉल है वो 29 तारीख को गया था नीतीश कुमार जी को, 30 के भी पहले। मैंने इसलिए नहीं बोला कोई ये ना बोले हमको जी 1 को ही आया। 1 तक सारे कॉल पूरे हो गए थे सिवाय ममता बनर्जी के, क्योंकि उनको हम संपर्क नहीं कर पाए थे, मैसेज छोड़ा हुआ था। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने चुनाव के नतीजों की वेट की थी, उससे पहले। अब सवाल, और इतने खिलाफ माहौल में चुनाव लड़ते हैं कि आज आपके कैंडिडेट को जो जायज पैसा जाता है वो भी नहीं पहुंचा पाते आप ठीक से। आज आप जहां पे कैंपेन करते हैं, आपको मालूम है कि इन राज्यों के अंदर कैंपेन के दौरान हमारे कितने बड़े लीडर्स के ऊपर रेड्स हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना, हमारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, हमारी बात लोगों तक पहुंच जाए, इस सब के बाद किसी और चीज का फिजिकली वक्त नहीं बचा था। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, इंडिया अलायंस की मीटिंग का एकदम से तय किया गया। 3 तारीख के पहले फोन कॉल चले गए थे, उसके 1 हफ्ते अंदर पहली मीटिंग हो गई, फिर 19 की मीटिंग हो गई। 19 की मीटिंग के बाद अब 19 को ही हमने अलायंस तैयार किया। क्या होता है, आप इस बात कि जब इतनी सारी पार्टी इकट्ठी है, 26 पार्टियां हैं, अभी 27, हम एक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, ऊपर से बोला काम हो गया। 27 पार्टी के अंदर समन्वय बनाने में वक्त लगता है, सबके अपने अपने इश्यूज हैं, सबके अपने अपने वो तो आपके यहाँ ऊपर से बोलता है तब भी काम नहीं होता है। ऊपर से बोले कि हम रैली करेंगे, कमलनाथ ने कहा रैली नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था ऊपर से बोले कि अशोक गहलोत की जगह सचिन को के लिए ऑब्जर्वर भेजा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, अशोक गहलोत ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे मालूम था बोलते हुए कि आप ये बोलेंगे। हाँ, मुझे मालूम था कि मेरे जवाब के बाद आप यही बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर लोकतंत्र में यकीन करती है ना, मैं पार्टी के अंदर हूँ, मैं बता सकता हूँ कि पार्टी लोकतांत्रिक है। अब लोकतंत्र कहीं कहीं पे आपको लगता है कि अब ये इनडिसिप्लिन के रूप में भी नजर आता है, होता है। वो लोकतंत्र की एक इनहेरेंट एक जिसको कहते हैं एक फीचर होता है कि या तो आप डिक्टेटर होते हैं ऊपर, या आप लोकतांत्रिक होते हैं। अगर लोकतांत्रिक होते हैं तो फिर अलग अलग लोग अलग अलग उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हो चाहे वो सरकार के अंदर हो। तो कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक होना और हाईकमान का अपने किसी लीडर के सामने कमजोर हो जाना दोनों अलग चीज है। जो अशोक गहलोत के केस में दिखा, जो कमलनाथ अगर वहां रैली रद्द कर देते हैं कि रैली नहीं होगी, एक ही मंच पर रणदीप सिंह सुरजेवाला है, एक ही मंच पर कमलनाथ है। सुरजेवाला ने कहा रैली होगी, कमलनाथ अलग हट के मीडिया के सामने बोलते नहीं होगी, कमलनाथ कह देते अखिलेश बखलेश कौन है। तो ये अराजकता जैसी स्थिति होती है, या कहें कि हाईकमान की अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसी स्थिति भी होती है। और यहां है कि एक भजन लाल को पहली बार जीते विधायक को सीधे मुख्यमंत्री बना देते हैं, वसुंधरा चुप मार जाती है। यहाँ किसी मोहन यादव को, जिनका कोई नाम नहीं जानता था, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। शिवराज सिंह चौहान कलप कर किलस कर भी चुप बैठ जाते हैं, जो 4 बार के जीते हुए 4 बार के मुख्यमंत्री 18 साल के।
तो वो उसको आप कहेंगे तानाशाही है, और आपके यहाँ लोकतंत्र है जहां अखिलेश वकलेश का कर रैली कैंसिल कर देता हो कोई? देखिए, रैली जो कमलनाथ जी ने कैंसिल की थी वो कोई अराजकता का नमूना नहीं था। उनका एक लॉजिक था कि ये राज्य का चुनाव है, मैं शिवराज के अगेंस्ट लड़ रहा हूं, इसको मोदी के अगेंस्ट चुनाव मत बनाइए। और उस लॉजिक से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी पार्टी के नेताओं से भी हमने डिस्कस किया था, वो सहमत हुए थे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सहमति नहीं बनी थी, क्योंकि एक सहज रूप से पिछले कुछ चुनावों का ये है कि जो चुनाव लोकल लेवल पे लड़े गए थे उसमें बीजेपी हारी थी, और जो मोदी को मुद्दा बना के लड़े गए उसमें बीजेपी जीती थी। तो ये लॉजिक दिया गया था। अखिलेश वकीलेश को तो हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं, उस समय भी हमने डिफेंड नहीं किया था, अभी भी डिफेंड नहीं करेंगे। लेकिन ये कहना कि एकदम से हर चीज उसको इसी नजर से देखना है। अगर अशोक गहलोत की बात करें हम, वो जो घटना हुई वो घटना तो अब इतिहास में है, लेकिन अशोक गहलोत ने जिस दमदार तरीके से उन्होंने ये चुनाव लड़ा था उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से बमुश्किल 1.25% वोट पीछे रहे, ऐसा भी नहीं कि बहुत पीछे रहे, और ये तब रहे जब तमाम तंत्र उनके साथ था। देखिए, हमको पर्सपेक्टिव में बात करें, हमारी कमियां कुछ हो सकती हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार आपकी थी भाई, जब सरकार आपकी थी तो आपका भी तंत्र था, ऐसा नहीं है। नहीं, सरकार हमारी थी, सरकार हमारी थी, लेकिन आप देखिए कि हमारे कितने लोगों पे रेड हुई है पिछले 6 महीनों में। इवन जो एजेंसी अशोक गहलोत जी ने आइडेंटिफाई की थी प्रचार के लिए, उस एजेंसी पे भी रेड्स हुई। आप पॉलिटिकल लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो आपका एड डिजाइन करता है या जो आपके लिए डिजाइन बॉक्स पोस्टर बनाता है, नहीं, सवाल ये है कि जो आपका पोस्टर डिजाइन कर रहा है, जो आपका सोशल मीडिया के लिए गाना लिख रहा है, उस पर भी रेड हो जाएगी। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि वहां सरकार हमारी थी तो इसलिए हमारे कंट्रोल में थी, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार तो वहां भी थी, छत्तीसगढ़ में। वहां पे एक ऐप का इशू लेके आए, और चुनाव खत्म होते ही उस व्यक्ति ने कहा जी मेरे से तो जबरदस्ती बयान कराया गया था, ऐसा कोई इशू ही नहीं था। और उसको प्रधानमंत्री भी बोले, हर कोई बोले। आज कोई बोले प्रधानमंत्री को लाल डायरी कहाँ गई है, तो वो तो हमारी सरकार थी, लेकिन लाल डायरी की बात हर उसमें की गई। भाई आप सरकार थे, केंद्र सरकार है, डायरी है, आप डायरी पे एक्शन ले लेते। एक पत्रकार ने खड़े होकर नहीं पूछा, मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, कि भाई साहब अगर आपके पास डायरी है और जो आपकी ईडी ने पकड़ ली है, तो आप उस डायरी का भाषण में जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप उस डायरी के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर लीजिए। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि ठीक चुनाव के पहले जिस दिन कांग्रेस, अभी सॉरी चुनाव के पहले की बात कर रहा हूँ, रायपुर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, अजीत जी, पूरी कांग्रेस पार्टी वहां थी। उस दिन जो हमारा केटरर था, वहां पे 10,000 की भीड़ थी हमारी कार्यकर्ताओं की, करीब 20,000 लोगों का भोजन बनना था। जो केटरर था उस पर रेड हुई है, जो टेंट वाला है उस पर रेड हुई है। आज अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो अब हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे केटरर पे रेड हो जाएगी या हमारे टेंट वाले पे होगी तो हमको ऑल्टरनेटिव इंतजाम कैसे करना पड़ेगा। ये कहना कि परिस्थितियां नॉर्मल है, वो नॉर्मल, और हम ये इस बात को, अपनी कमियों को मैं छुपाने नहीं रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे जितने भी नेता थे जो कि महत्वपूर्ण थे, हर व्यक्ति के ऊपर रेड हुई है। एक आध कोई छूट गया तो मैं कह नहीं सकता हूं, हर व्यक्ति के ऊपर रेड हुई है। तो उस परिस्थिति के अंदर अपने काडर को एक रखना, अपने नेताओं को एक रखना, और चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़ने के लिए पूरा तामझाम तैयार करना, और उसमें 40% वोट लेके आना, ये हमको यही सहारा दूर करने के लिए हम अब काम भी कर रहे हैं कि लोकसभा में वो कमियां अब नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव रहा। हम वापस लौटते हैं जरा प्रेजेंट पर और यहाँ से फ्यूचर पर, कि जैसे यूपी है, बहुत अहम है यूपी, और अखिलेश यादव अगर 4-5 महीने 6 महीने पहले की बात करें, थोड़े तल्ख भी थे जब वो एक समय बोलने लगे थे कि 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। फिर अखिलेश वखलेश वाला बयान आया, तब भी तल्ख थे, लेकिन अब वो फिर मीटिंग में दिखे और उसके बाद उनका एक सकारात्मक रुख दिख रहा। मैं समझना चाह रहा हूँ यूपी में, जहां पिछले चुनाव में अगर बात करें तो 67 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 2019 में सिर्फ एक रायबरेली जीती, अमेठी तक राहुल गांधी की सीट हार गई, और मेरे ख्याल से 3 सीट पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। तो यूपी को लेकर पेच फंसा है क्या, कि कांग्रेस को अखिलेश यादव 8-10 से ज्यादा नहीं देना चाहते, कांग्रेस 15-20 चाहती है, ऐसा कुछ? नहीं, एक तो किसी भी लेवल पे ना तो अखिलेश यादव ने बोला कि वो 10 सीट से ऊपर ही देना चाहते, ना ही हमने बोला कि हम कितनी चाहते हैं। ये किसी लेवल पे
बयान कहीं पे भी आधिकारिक रूप से किसी ने बोला नहीं और मीटिंग में भी नहीं बोला है। अखिलेश यादव को लेकर पहली बात कि वो हमारे एलाई शुरू में नहीं थे। जब वो इंडिया अलायंस में आए और सब पार्टियों के साथ हम हर मीटिंग में अटेंड किए, आज वो अलायंस का हिस्सा है। अलायंस के ऊपर तो सवाल अब नहीं है, सवाल सीट शेयरिंग का है। सवाल अलायंस के ऊपर इसलिए भी नहीं है कि मैंने कहा 22 तारीख को हमने जिलावार प्रदर्शन भी किए। एक बार सीट शेयरिंग हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। जहां तक बदमज़गी की बात हुई कमलनाथ जी के बोलने के बाद, उसके तुरंत बाद प्रियंका गांधी ने उनसे बात की, खड़गे जी ने बात की। ऐसा नहीं है कि अगर कोई, देखिए राजनीति में आजकल ये बहुत है कि पहले भी लूज टॉक बहुत होता था, लेकिन पहले लूज टॉक का वेपनाइजेशन नहीं होता था। आजकल वो चूंकि मीडिया बायस्ड रहता है तो उसको वेपनाइज कर लेता है। जितना अखिलेश की बात लोगों तक पहुंची, और आपने भी 3-4 बार तो जिक्र कर दिया आज, उस पूरे के अंदर ये याद नहीं रहता है कि उस बयान के सेम दिन या शायद अगले दिन प्रियंका जी ने सीधे फोन किया था, और उसके बाद 2 दिन के बाद कोई बयान नहीं आया अखिलेश जी का कांग्रेस के खिलाफ, कोई बयान नहीं आया। खड़गे जी ने बात की। तो ये जो हम करते हैं सही चीज, वो सब इसलिए भूल जाते हैं कि वो रिपीट नहीं हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। और अखिलेश चूंकि लगातार रिपीट हो रहा है तो आपके भी जहन में बैठेगा और मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा गलत है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ, जिसके बाद बयानबाजी बंद हुई, और अखिलेश जी इस मीटिंग के अंदर थे, विधिवत रूप से थे, उनकी पार्टी थी, उनकी पार्टी के साथ प्रदर्शन कॉमन हुए, उनके साथ बातचीत के लिए हम लोग अपने यहाँ, चूंकि हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने कमेटी अब बनाई है 31, हमको जो डिमांड थी समाजवादी पार्टी से और इनसे शिवसेना से खास तौर पे, वो ये थे कि आप 1 तारीख तक इस प्रक्रिया को पूरा कर दीजिए, 1 जनवरी तो तक। इसका मतलब हमने उनको बोला कि 8-10 दिन और लग जाएंगे, तब तक ये पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं 1 जनवरी तक कहा गया था, तो इसका मतलब 8-10 जनवरी तक अधिकतम मान लें कि इसको हम पूरी करेंगे। और यूपी 2 को दिन, लेकर, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि 10 जनवरी तक ये डिसीजन हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जनवरी के पहले हफ्ते में हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि एक मीटिंग में फैसला होता है, कई बार उसके लिए आपको 5 मीटिंग करनी पड़ती है। वो तो प्रक्रिया ना मैं जानता हूं, ना वो पार्टीज जानती हैं, ना आप जानते हैं। लेकिन ये जनवरी के पहले हिस्से में इसको पूरा करने की हमारा अब सबके एकदम से संकल्प है, और ये होगा। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, लगभग डेली सभी नेता, बड़े नेता एक दूसरे के टच में है। कभी कोई किसी से बात कर रहा है, किसी दिन कोई किसी से बात कर रहा है, किसी दिन कोई किसी से बात कर रहा है। तो पर्दे के पीछे की जो बातचीत हो रही है वो पर्दे के सामने नहीं दिख रही है अभी, ये बात सच है। सही है। तो ये सब जो बात कर रहे हैं सब नेता एक दूसरे से, कोई किसी से कोई किसी से, सब यही बात कर रहे हैं यार ये बताओ मोदी को हराया कैसे जाए, क्या करें हम लोग कि मोदी हार जाए। नहीं, देखिए आप ये उन नेताओं के बारे में बोल रहे हैं जिनमें से अधिकांश ने भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने राज्यों में हराया है। उनमें से कई मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, उनमें से कई लोग जो हैं अपने राज्यों में बीजेपी को पूरी तरह पटकनी देने में सफल हुए हैं। तो उनके सामने ये पहेली नहीं है जो पहेली कई बार हम आम मतदाता के रूप में सोचते हैं। नहीं, पहले तो अब यही है भाई, टारगेट तो यही है ना सर कि 2024 में मोदी को कैसे सत्ता से बाहर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल उनको नहीं, ये सवाल उनको वैसे नहीं सता रहा ना, कैसे किया जाए। किया तो उन्होंने पहले भी है, 19 के चुनाव के बाद भी किया है। आज बंगाल में ममता जी हैं, लोकसभा अलग कहानी है। नहीं, कहानी कहीं भी हो, मेरा ये कहना है कि ये मान के बैठना कि इन नेताओं को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या इन नेताओं के पास रोड मैप नहीं है, या इन नेताओं के पास कोई रोड मैप नहीं है, ये कहना गलत है। हाँ, वो रोड मैप पब्लिक के अंदर डिस्कस कोई नहीं कर रहा है, और वो रोड मैप में कॉमन रोड मैप कैसे बने, वो प्रक्रिया बाकी है। अब एक सवाल, रोड मैप आपने सही कहा, क्या रोड मैप है वो भी, और यूपी में जरा राम मंदिर, लेकिन क्या बीएसपी को साथ लाने की कोई कवायद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चल रही है, या कहीं जहन में है कि कोई ऐसा रास्ता निकले? अजीत जी, इंडिया अलायंस उन पार्टियों का अलायंस है जो स्वेच्छा से इस अलायंस के अंदर आए हैं। किसी भी लेवल पे अभी तक ये संकेत तो बीएसपी ने दिया नहीं कि वो स्वेच्छा से मोदी जी के खिलाफ उतरना चाहती है। जिस दिन वो उतरना चाहेंगी, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस में कोई भी उसका विरोध करेगा। तो ये जो फैसला है ये उस पार्टी को करना होता है।
अगर अखिलेश आए हैं तो ये उन्होंने फैसला किया है, अगर जेडीयू आई है तो ये जेडीयू का फैसला था, अगर टीएमसी आई है तो टीएमसी का फैसला था। उनको किसी ने जाके अप्रोच नहीं किया था कि आप मोदी के खिलाफ उतरिए और आप कीजिए। हर उस पार्टी ने अपनी राजनीतिक सोच के अनुसार फैसला लिया और इंडिया अलायंस के अंदर आए हैं। इवन अरविंद केजरीवाल भी आए हैं, जिनके साथ हमारा एकदम से दोनों स्टेट के अंदर हम ही डायरेक्ट ओपोनेंट रहे थे उनके। तो बहुजन समाज पार्टी या मायावती जी जब ये फैसला कर लेंगी कि उनको मोदी जी के खिलाफ उतरना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो ये उनका फैसला होने जा रहा है। इस पे हमारा ना तो कोई कंट्रोल है, ना ही हमारा कोई प्रभाव हो सकता है। अब एक सवाल जो आप लोगों के लिए बहुत अहम है और बहुत ये कौंधेगा, परेशान भी करेगा, कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख को, और उसके पहले से अगर देखें 16-15 जनवरी से मेगा प्रोग्राम है, और ऐसे भी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का 15-16 किलोमीटर का रोड शो है, और उसके बाद बहुत भव्य हजारों लोगों की मौजूदगी और कई सप्ताह का न जाने क्या क्या प्रोग्राम वहां चलेगा, जो चैनलों पर लाइव होगा। घर घर में राममय और जय श्री राम का माहौल बनेगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि जो राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से आमंत्रण सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं समेत बाकी नेताओं को भी, विपक्ष के नेताओं को भी दिया जा चुका है, लेकिन जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, इस पर क्या चल रहा है? अजीत जी, ये तो पूरे देश को मालूम है कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उसका कितना बड़ा एक प्रचार प्रसार होगा, ये तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसका मुझे लगता है कि कहीं पे किसी को कोई इसमें डाउट हो सकता है। लेकिन ये एक और बात मैं जो कह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति मोदी जी की नीतियों से प्रभावित नहीं हुआ है 9 साल में, वो किसी भी ऐसे बड़े शो से प्रभावित नहीं होने वाला है। ये देश वर्टिकली डिवाइडेड है आइडियोलॉजी के सवाल पे, इस बात को हम मान के चल रहे हैं, तो इससे घबरा नहीं रहे हैं। जहां तक बात है कि जो न्योता खड़गे जी के लिए भी लेकर आए थे ट्रस्ट के पदाधिकारी, और सोनिया जी के लिए भी, और जब हमको संदेश आया तो हम उनसे मिले, खड़गे जी भी मिले, सोनिया जी भी मिली, न्योता स्वीकारा है। अब ये फैसला जो होना है वो वक्त के साथ सामने आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसपे कि पूरा मीडिया, मतलब वो कहते हैं ना, एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आपकी बीवी ने आपको मारना बंद कर दिया, तो आप बोलेंगे हाँ तो आपकी आलोचना होगी, आप बोलेंगे ना तो आलोचना होगी। ये वो सवाल है, तो इसके ऊपर जो फैसला है वो उस वक्त सामने आएगा। वो तो सब, वो छुपा तो रह नहीं सकता है। लेकिन ये द्वंद्व है आपके सामने? नहीं, द्वंद्व नहीं है, हमारा फैसला हो चुका, लेकिन सामने उसी दिन आएगा, क्योंकि उसके पहले हम बात करके पूरे मीडिया के अंदर अपनी बात न करके वो बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक सवाल है जिस सवाल के ऊपर हमारी स्पष्ट राय है, इस पे फैसला हो चुका, लेकिन क्या हुआ है उसका संकेत भी मैं नहीं दूंगा और हम मीडिया में जाके बोलेंगे भी नहीं। लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो गुप्त रह नहीं सकता, उस दिन तो सबके सामने आ ही जाना है। तो उसको छोड़कर हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम राहुल जी की अगली यात्रा पे फोकस कर रहे हैं। हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम जो अभी अगले चुनाव के लिए नैरेटिव, हमको क्या पॉजिटिव विजन देना है जनता को, सही है, इंडिया सही है। अलायंस को। बीच में रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में आने के लिए जो न्योता मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खड़गे जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, और सोनिया गांधी को जो दिया गया है, उस न्योते पर आप लोग कोई फैसला ले चुके हैं, जिसकी जानकारी आप करें अभी नहीं देंगे, उसी वक्त आएगा, लेकिन फैसला ले चुके हैं। तो न्योता कबूल किया या नहीं किया? आप इसको जितना मर्जी घुमा के बोलिए, समस्या है कि मैं भी बहुत साल तक संपादकीय काम किया हूं, तो मैं इन शब्दों में फंसता नहीं हूं। सवाल ये है कि वो न्योता देके गए, न्योता हमने रिसीव किया है, उस पर जो भी हमारा रिस्पॉन्स होगा वो देश के सामने उस दिन आ जाएगा। उसके पहले का जो 1 महीने का वक्त बचा हुआ है लगभग, ठीक है ना, अब 1 महीने कम का 4 हफ्ते का वक्त है, उस 4 हफ्ते में हमारा काम ये है, हम देश की जनता को बताएं कि कहाँ कहाँ पे हमारी सीट शेयरिंग हो रही है। हम देश की जनता को ये बताएं कि 24 के चुनाव पे हम क्या वायदे करने जा रहे हैं, क्या हमारा पॉजिटिव एजेंडा है। हम देश की जनता को ये बताएं कि मोदी की किन नीतियों के खिलाफ हम हैं, और हमको जो अपनी रैलीज करनी है, हम लोग प्लान कर रहे हैं, करीब 5 बड़ी रैलीज प्लान कर रहे हैं हम लोग, और बहुत सारी चीजें इंडिया अलायंस प्लान कर चुका है लगभग। वो प्लान हम लोगों के सामने अगले 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर रखना शुरू कर देंगे, कि नए साल को छोड़कर। तो हम उस पर ध्यान देंगे ना, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे कि जो वो कर रहे हैं वो तो करते रहे, वो उनका काम है, राजनीति में उनको उनका काम करना है, हमको अपना काम करना है।
अच्छा, एक सवाल, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी होगा कोई चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन का, जिस पर सबकी सहमति हो कि ये हमारा सीएमपी है? अजय जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी बात कोई अभी आई नहीं है, लेकिन अगर कोई अलायंस है तो ये तो स्वाभाविक लोगों की उम्मीद होगी कि वो अलायंस एक कॉमन एजेंडा के साथ उतरे। तो एक सब ये बात एक, ये हाँ, जो बात है, ये सभी दलों को एक अनकही एक सहमति है कि एक बार आप सीट शेयरिंग कर लीजिए, उसके बाद आप एक कॉमन जो एक एजेंडा नहीं बोलूंगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बोलूंगा, लेकिन आप क्या लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं वो तो आपको बात करके जनता के सामने रखनी पड़ेगी। तो यही तो लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री मोदी खुद, अमित शाह खुद, कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं, इनके पास एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ एजेंडा। देखिए मैं बताऊं, मोदी जी कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मोदी जी से पूछिए कि वो आज जनता को बता देंगे कि राम मंदिर के बाद वो क्या करने जा रहे हैं, या जैसे पिछली बार पुलवामा हुआ था 14 फरवरी को, वो दिसंबर में किसी यूनिफॉर्म को सिविल नहीं कोड मालूम होगा, था कि उसको उसके बाद कैसा यूसीसी दोहन होगा। किया जाए। तो बीजेपी, देखिए क्योंकि आप एक विद्वान व्यक्ति है और बहुत एक अच्छे ऑब्जर्वर है पॉलिटिक्स के, आप एक अंदेशा लगा सकते हैं, लेकिन गांव के लोग, शहर के लोग, आम मतदाता के सामने भारतीय जनता पार्टी अभी तो नहीं बता रही है ना कि वो आगे क्या करने जा रही है राम मंदिर के बाद, या 19 में उन्होंने तो नहीं बताया था कि वो किस तरह से चुनाव को डेवलप करेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो कई बार चीजें वक्त आने पे सामने रखी जाती हैं। सिर्फ बीजेपी कहती है क्या है उसके जवाब में हम अपने सामने सारी बात रख देंगे, ये तो उचित नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। एक चीज क्लियर है कि सीट शेयरिंग हो जाएगी और कॉमन रैलीज, कॉमन कैंपेन शुरू हो जाएगा जनवरी में, ये बात आधिकारिक रूप से मैं दावे से कह सकता हूं। अब एक आखिरी सवाल, कि ईवीएम को लेकर बहुत सवाल उठते रहे हैं बीते 10 सालों से, खास तौर से कांग्रेस के नेता भी हर चुनाव में जहां हार होती है वहां जरूर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह प्रमुख है, कुछ और लोग। सैम पित्रोदा जो शिकागो में रहते हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड जो भी हैं, ओवरसीज कांग्रेस को देखते भी हैं, उनका भी बयान इसी तरह का आया है। तो क्या ईवीएम को लेकर एक सहमति है ब्रॉडर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस में कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है, इसलिए हम ईवीएम के खिलाफ कोई मुहिम चलाएंगे, कैंपेन चलाएंगे, या ठीक है जिसको जो मर्जी आता है बयान दे देता है, जब हारते हैं तो 2-4-10 दिन इस पर कुछ खबरें इधर उधर सोशल मीडिया और चैनल अखबार में चलती है और बात खत्म होती है? देखिए, ईवीएम के सवाल पे लोगों को, आम जनता को भी शुभा तो है, अगर आप आम लोगों से बात कीजिए शुभा है, लेकिन मैं शुभा की बात नहीं करता हूं, मैं ब्लेम की बात भी नहीं करता हूं। ये शुभा क्यों होता है? अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड के अंदर एक चुनाव हुआ 2017 में, और विकासनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा कि ईवीएम बदली गई, तो वो केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने जांच में पाया कि 8 में से उन्होंने रैंडमली एक पिकअप की, वो बदली हुई थी। वो केस उसके बाद आगे कहीं पहुंचा नहीं आज तक, लेकिन एक सवाल जरूर वो खड़ा कर गया। गुजरात का जो चुनाव हुआ था अभी पिछले साल, उसमें एडीआर ने शायद स्टडी की, उसके बाद फिर हमने सारी स्टडी की। उन्होंने 18 सीट की स्टडी की थी, जहां नंबर ऑफ वोट पोल्ड एंड नंबर ऑफ वोट काउंटेड में 8 से 10% का फर्क था, कि जो रजिस्टर में वोट थे, और ये हमने भी पाया, लेकिन हम उसको कोर्ट में ले जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे भी लोगों ने फॉर्म 17 वगैरह इकट्ठा नहीं किया था। ये भी एक बात की सच है कि जो नियम कहता है कि 1 महीने के अंदर रिकंसाइल करना होता है नंबर ऑफ वोट पोल्ड एंड नंबर ऑफ वोट काउंटेड, वो 2019 लोकसभा चुनाव के अभी तक नहीं किए गए। कुछ तो पर्दादारी होती है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें शक पैदा करती हैं, और ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये विश्वास दिलाए कि जो चुनाव है उस प्रक्रिया के ऊपर सबकी आस्था, सबका विश्वास बना रहे। ये जिम्मेदारी उनकी है। ये कहना गलत होता है कि आप प्रूफ करके दिखाइए। लोकतंत्र के अंदर प्रूफ करने की बात नहीं होती है, लोकतंत्र के अंदर एक विश्वास जगाने की बात होती है, और ये अविश्वास लार्ज स्केल में लोगों के अंदर है। लेकिन हम अपनी हार का कारण केवल ईवीएम पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम अगर वो करेंगे तो जो हमें अपनी चीजें ठीक करनी है, जो हमारी संगठनात्मक गलतियां होती हैं, कैंपेन के दौरान हमने कुछ गलत, हम उन पे काम कैसे करेंगे? आज तो हम ये यही मान के आरोप चलते लगता हैं। है ना कि जहां आप नहीं हारते हैं बस नहीं आप नहीं, मैं आपको ईवीएम, कुछ इसलिए, लोग बोलने देखिए, लगते हैं। आप ये तो मानिए कि ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होगी तो एकदम ब्लैंकेट गड़बड़ी की जाती है। थोड़ा बोलूं उनकी समझ पे, वो भी हम क्रेडिबिलिटी भाई देंगे कि वो, तेलंगाना आप जीते उस नहीं नहीं, ईवीएम से, अरविंद मैं इसलिए केजरीवाल बता 2 रहा हूँ, बार यहाँ जीते, कर्नाटका नहीं जीते, मैं हिमाचल इसलिए जीते, बता रहा उसी हूँ, ईवीएम से जीते। मैं हाँ, इसलिए बता रहा हूँ, पहले तो
जैसे, मगर मैं मजाक में बात करूं कि कोई अपराधी है तो हर क्षण अपराध करेगा जरूरी ना, उसको जहां अपराध करना वहां करेगा, जहां नहीं करना वहां नहीं करेगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो चुनाव होते हैं, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर एन चुनाव के वक्त इलेक्शन कमीशन ने लाडली योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा डालना अलाउ कर दिया। ये पहले नहीं हो सकता था। तो हम मानते हैं कि चुनाव आयोग स्टैंड नहीं लेता है। हम मानते हैं कि हमारे नेता कुछ बोलते हैं तो उनको नोटिस आता है, और मोदी जी कुछ भी बोलते हैं उनको नोटिस नहीं जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम ये मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, पुलिस के डिपार्टमेंट और ईडी वो उनके लोगों को नहीं पकड़ेगी, हमारे लोगों को पकड़ेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि उनको जो उद्योगपति पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, और हमको जो देंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात कहेगी अपने से जुड़ी या हमारी कमियों पे, उसको पूरा मीडिया उठाएगा, और हम जो बात करेंगे उसको नहीं उठाएगा। अब इसी तरह से हम ये भी मान के चलते हैं, हो सकता है ईवीएम में गड़बड़ हो सकता नहीं हो, लेकिन हमको बीजेपी से 5% 7% से आगे हम नहीं रहेंगे तो हम सुरक्षित चुनाव नहीं जीत सकते। इसी तरह से हम ये भी मान के चल रहे हैं कि अब अगर आप चुनाव जीतते हैं नेक टू नेक, तो आप सरकार नहीं बना पाते हैं। आपको सरकार बनाने के लिए भी 10-20% बीजेपी से अतिरिक्त सीटें जीतनी पड़ती हैं। तो ये जो पूरा माहौल इस देश के अंदर हो गया, जहां पे आपको ये सब चीजें मान के चुनाव लड़ना पड़ता है और तब हराना है। उसकी मिसाल राजस्थान में जो पिछली बार सरकार बनी, वहां 0.5% का फर्क था। यूपी में, माफ करें, हिमाचल में भी कुछ ऐसे 1% से कम का फर्क था। वो भी मिसाल है। देखिए, हर चीज का दूसरा काउंटर एग्जाम्पल भी सामने है। देखिए, अगर काउंटर एग्जाम्पल की आप बात करेंगे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारा हिमाचल के अंदर या वहां पे एक्चुअल डिफरेंस 5.5% का, ईवीएम की वजह से 0.5% रह गया, फिर वही हम जीत गए। देखिए, तर्क की बात पे नहीं जा रहा हूं, तर्क की बात पे नहीं है। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन विश्वास नहीं जगाता है, एजेंसी खिलाफ काम करती हैं, मीडिया साथ नहीं देता है, और कानूनी व्यवस्था भी इतनी डिलेड है। अब हमारे एक एमएलए बन गए हैं तेलंगाना में, उनके खिलाफ बीजेपी 2000 वोट से जीती एमपी का चुनाव। उस व्यक्ति ने, जो बीजेपी का कैंडिडेट है, उसके कन्विक्शन हो रखा था, उसने अपनी एफिडेविट में घोषित नहीं किया। आज 5 साल हो गए, इतनी सिंपल चीज पे फैसला नहीं आ रहा है। आ जाता वो डिस्क्वालीफाई होता, हमारा कैंडिडेट चुनाव घोषित हो जाता जीता हुआ। अब ये छोटे छोटे फैसले भी इस देश के अंदर नहीं होते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये सब वो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो फास्ट ट्रैक सूरत से लेकर हाई कोर्ट तक हो जाता है। तो यूपी वाला देख लीजिए अभी क्या हुआ है। या मेरे को याद है अभी तेलंगाना में जिस दिन हमारा जीत हुई, और विदिन 48 घंटे हमने सीएम घोषित कर दिया, लेकिन उसके बीच में कितने सारे अखबारों ने लिख दिया कि वहां पे डिले हो रहा है, और बीजेपी की डिले के ऊपर कोई बात नहीं हुई। अभी भी कोई बात नहीं कर रहा। कर्नाटक के अंदर अभी भी सारे अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, एलओपी वगैरह वो अभी भी नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। हमारे घंटों की डिले के ऊपर बात होती है। तो अब ये सवाल है कि ये सब तो मान के चलते हैं कि ये चीज होनी है, चुनाव इसके बावजूद जीतना है, इस पर रोक का कोई फायदा नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सप्पल साहब। अभी चुनाव में मेरे ख्याल से 3.5 महीने वक्त है, 3 साढ़े 3 महीने, 2-4 बार हम लोग और बात करेंगे, और देखते हैं कि 15 जनवरी तक सीट शेयरिंग के बाद इंडिया गठबंधन की आपसी साझा सहमति के साथ कितनी सीटों पर कौन कैसे लड़ेगा। मोदी के सामने एक बनाम एक की लड़ाई क्या वाकई जमीन पर उतरती है? इन सब के लिए हमें शायद 15-20 दिन इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन 3 महीनों में हो सकता है हम लोग कई बार बात करेंगे, जिससे समझते रहें कि दिशा, राजनीति की दिशा किस दिशा में राजनीति जा रही है। फिलहाल हमें तो आप लोगों का ही सहारा अपनी बात पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।